नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में 2026 में होने वाली नंदा देवी राज जात यात्रा की सभी तैयारियों में तेजी लाई जाए। भव्य नंदा राज जात यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों और नंदा राज जात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि नंदा राज जात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ ही भोजन और स्नान घरों की व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा के दौरान हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे सीएम ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब जल्द ही जो नंदा राजजात यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन कर रहा है, क्योंकि देश भर से ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक लंबी यात्रा होती है और ऐसे में पूरे की पूरी व्यवस्था होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज की कमी ना रह जाए, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो किसी भी तरह से। इसको लेकर हर वो विभाग जो संबंधित विभाग होता है उसको तैयारी की तैयार होने के लिए कहा गया है कि आप पूरी तरह से तैयार रहिए। किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर रास्ते सही होने चाहिए, लोगों को कमी नहीं होनी चाहिए, पुलिस व्यवस्था सही से होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी आम श्रद्धालुओं को ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ये जानकारी देने के लिए। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित क्षेत्र का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट उन्हें न्याय देगा, क्योंकि आप कैसे रोस्टर को काटकर शून्य कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर किसी की बाध्यता है, जैसे ओबीसी कैप लेकर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, उसको नए सिरे से कीजिए। इसकी सजा एसटी एससी को क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रोस्टर का परिणाम ये होगा कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे जो बहुत लंबे समय तक कभी आरक्षण के लाभ में नहीं आ पाएंगे। आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा तो हाई कोर्ट को न्याय देगा। क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप एससी एसटी को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं। और इस रोस्टर का परिणाम तो कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे जो बहुत लंबे समय तक कभी आरक्षण के लाभ आ ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही है। अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। क्या कांग्रेस के सवाल पर अब लगाम लगेगा? हेलो, हाँ जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सवाल उठा रही है, तो क्या कांग्रेस के सवाल पर अब लगाम लगेगा? नहीं, बिल्कुल। अगर प्रदेश में हम बात करें तो वैसे ही जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, वो पीछे जा रहे हैं और उम्मीद ये थी कि ये चुनाव फरवरी तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी
फिर से अब सरकार कह रही है कि हम जो है जून के बाद जो आता है महीना उसमें हम जो है इसको चुनाव को करवा देंगे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव हो पाएगा। और जिस तरह से हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं, हरीश रावत का कहना है कि आरक्षण सही से नहीं हुआ। ऐसे कई जगह है जहां पर एससी और ओबीसी के जो आरक्षण है वो सही से नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट में जाने की बात भी कही है और विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, लेकिन इतना जरूर है सरकार कह चुकी है कि अब हम चुनाव कराएंगे और चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, हमें ये जानकारी देने के लिए। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं। इसको लेकर उससे पहले जारी की गई है आरक्षण सूची को लेकर विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि रोस्टर के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आपत्तियां जरूर आएंगी क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तैयारी करता है, लेकिन जब रोस्टर बन जाता है तो आरक्षण दिया जाता है तो कई लोगों की आशाएं टूटती भी हैं और वो आपत्तियां करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी के हाथ में कुछ है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जहां भी होगी वहां सबसे पहले वो आरक्षित होगा। उसी तरह महिलाएं ओबीसी जैसे आरक्षण भी दे दिए जाएंगे। रही बात SC ST की, तो उनका आरक्षण संवैधानिक है, वो देना ही देना है। साफ तौर पर भी कहा गया है कि 22% आरक्षण दिया जाएगा और ये भी साफ किया गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो रोस्टर है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आपत्ति में आएंगी। हर आदमी बेचारा अपने भविष्य को देखते हुए तैयारियां करता है, लेकिन एक जब कोई रोस्टर बन जाता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जब आरक्षण दिया जाता है तो निश्चित रूप से कई लोगों की आशाएं भी टूटती भी हैं और उसके बाद वो लोग आपत्ति करते हैं। आपत्तियां क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां पर होगी उस जिले में, उस ब्लॉक में सबसे पहले वो आरक्षित होगा। अगर 10 सीटें अनुसूचित जाति को जानी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 सीटें वो आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद अगर उन 10 सीटों में भी 5 सीटें महिलाएं होंगी तो पहली 5 सीटें महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में है जिनमें ज्यादा संख्या होगी, वो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो आरक्षित हो जाएंगी। उनमें भी आधा सीटें जो पहली वाली है उनमें महिला आरक्षण हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी में ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के बीच ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनकर जिला प्रशासन के सामने उभर रहा है। चूंकि यात्रा में आए श्रद्धालु अक्सर पर्यटन की दृष्टि से राजधानी देहरादून के आसपास के क्षेत्रों जैसे मसूरी और ऋषिकेश का रुख करते हैं, जिसके चलते अक्सर वीकेंड पर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए SSP देहरादून द्वारा रोड सेफ्टी कमेटी का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोड का चौड़ीकरण व ट्रैफिक लाइटों को लेकर मांग की गई है ताकि शहर के भीतर चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। हालांकि इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के बीच आखिर किस तरह यह सभी कार्य पूरे हो पाएंगे। देखिए, जिस तरह से राजधानी होने के कारण और टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर अत्यधिक हैं अलग अलग विभिन्न स्थानों में, खासकर मसूरी, ऋषिकेश या अन्य जो यहाँ से चारधाम की यात्रा भी जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो देहरादून से होके जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर यातायात को देखा जाए तो एक यात्रियों के लिए जो बाहर के टूरिस्ट है कहीं ना कहीं वो इसकी कंप्लेन करते हैं कि उनको काफ़ी समय लग जाता है। और जिस तरह से व्हीकल के पॉपुलेशन बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, देखा जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर हर साल वृद्धि हो रही है जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन में। इसको देखते हुए काफ़ी सारे हमारे चौक चौराहे हैं ऐसी जगह पर हैं जिसको कहीं ना कहीं चौड़ा करने की ज़रूरत है। जहाँ कोई बॉटल नेक्स बनता है उसको चौड़ा करने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए पूरे शहर भर में और देहात में भी एक सर्वे कराया गया था कि कहाँ पर हमें ऐसे रास्तों को चौड़ा करना है जिससे यातायात। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए आलोक सेमवाल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्या को लेकर समाधान अब तक क्यों नहीं निकाले जा सके? देखिए सपना, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त चारधाम यात्रा उत्तराखंड में सुचारू है और यात्रा के लिए जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो खासतौर पर हरिद्वार और देहरादून से ही हैं। तो यहाँ पर पहले ही जो यात्रा की वजह से भीड़ हो रही है। इसके अलावा पर्यटक सीजन भी उत्तराखंड में इस वक्त चल रहा है। देहरादून के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे मसूरी की बात करें या ऋषिकेश की बात करें या अन्य किसी जगह की बात करें जहां पर पर्यटक अक्सर पहुंचते हैं, वहां पर भी जो है ट्रैफिक की समस्या अमूमन आजकल देखने को मिल रही है। तो इसी के मद्देनजर फिलहाल पुलिस विभाग जो है अलर्ट मोड पर नजर आया है, सतर्क हुआ है और शासन को जो है एक रिपोर्ट भेजी है पुलिस विभाग द्वारा, जिला पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें कि एक कमेटी की गठन की बात की गई और साथ ही साथ इसमें जो
बॉटलनेक पॉइंट्स हैं पूरे सड़कों के भीतर, जहां पर जाम की समस्या बनी रहती है। उनको किस तरह से चौड़ा किया जाए, चौड़ीकरण उनका किया जाए, कहां पर ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल की जानी है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाकर फिलहाल शासन स्तर पर भेजी गई है। इसके अलावा यहाँ से कार्यवाही अब जल्द ही देखने को मिलेगी भी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बड़ी समस्या बनकर उभर भी रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि 2 एक्सप्रेसवे फिलहाल सरकार निकाल रही है ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर इस वक्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है और इस चीज की वजह से ये रिपोर्ट जो है फिलहाल भेजी गई है। जी सत्ता, आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट में चौड़ीकरण और ट्रैफिक लाइटों की मांग प्रशासन से की जा रही है, कब तक व्यवस्था की जाएगी? देखिए, अभी फिलहाल जिला स्तर से ये रिपोर्ट भेजी गई है शासन स्तर पर। शासन से मंजूरी मिलते ही ये काम धरातल पर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देहरादून के भीतर जो है कई बॉटलनेक पॉइंट्स हैं जहां पर की जाम की समस्या अक्सर बन जाती है, क्योंकि संकरी गलियां हैं और जब ज्यादा ट्रैफिक वहां पर होता है तो उसकी वजह से जाम भी लग जाता है। तो इनको चौड़ा करने की जरूरत जरूर है। तो जब शासन स्तर से इसकी मंजूरी मिल जाएगी, अभी रिपोर्ट भेजी गई है, मंजूरी मिलने के बाद तुरंत ही इस पर वैधानिक कार्यवाही होगी और उसके बाद ही धरातल पर कार्य भी नजर आएगा। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, हमें ये जानकारी देने के लिए। पौड़ी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में पौड़ी में तहसील दिवस का आयोजन मनाया गया। तहसील दिवस पर कुल 9 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष पर संबंधित अधिकारियों को एक पखवाड़े के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग व नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस विभाग के सहयोग से नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं के विचरण पर सख्त रोक लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी और नगर पंचायत के संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। आज तहसील दिवस के अवसर पर यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हम लोगों ने तहसील दिवस का आयोजन किया। विभिन्न विभाग भी यहाँ पर उपस्थित थे। अनेक शिकायतकर्ताओं की जो शिकायतें थी उनका भी त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए मैंने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए और इसके अलावा कावड़ को लेकर भी प्रिपरेटरी मीटिंग जो होनी है वो करवाई गई है। डेंगी, क्योंकि इस एरिया में डेंगी के सो पाए गए हैं, उनका लार्वा या सोर्स रिडक्शन के लिए जो एक्टिविटी हमारे द्वारा करवाई जाती है उसके लिए भी मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। तो इस तरीके से मल्टीपल इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। योग दिवस की प्लानिंग को भी रिव्यू किया गया और साथ ही नदी उत्सव जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इस क्षेत्र में उसकी प्लानिंग पर भी मेरे द्वारा ऑफिसर्स को न केवल डायरेक्शंस दिए गए बल्कि इसको रिव्यू भी किया गया। 16 जून यह तारीख भले ही कैलेंडर में एक आम दिन की तरह दिखती हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये वो महीना है जो 12 साल पुराने जख्मों को फिर से कुरेद देता है, जो आज भी हरे हो जाते हैं। 16 और 17 जून 2013 की वो भयानक रात और उसके बाद का मंजर आज भी उन लोगों के जहन में सिरहन पैदा कर देता है जिन्होंने उस दौरान हिमालयी सुनामी को अपनी आंखों से देखा था। रुद्रप्रयाग जिले की मंदाकिनी नदी ने जब रौद्र रूप लिया तो केदार घाटी में ऐसी तबाही मच गई जिसकी तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी, मलबा और उसके नीचे दबी हजारों लाशें थीं, साथ ही अपनों को खोने का गहरा गम जो कभी भुलाया नहीं जा सका। जसपुर में मां से नन्ना गुलदार बिछड़ गया। बता दें, जसपुर के पतरामपुर रेंज के मकोनिया बीट के कृपाचार्यपुर में 2 दिन पहले एक नन्ना गुलदार अपनी मां से बिछड़ गया, जिसकी सूचना लोगों ने विभाग को दी, जिससे विभाग द्वारा सकुशल चौकी अपने साथ ले जाया गया। नन्हे बाघ को दूध और खान पान की सामग्री दी जा रही है और विभाग की टीम द्वारा जंगल में बच्चे को छोड़ा गया है और उसकी निगरानी भी की जा रही है ताकि नन्ना गुलदार को उसकी मां से मिलाया जा सके। और दूसरी ओर क्षेत्र के जंगलों में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे को उसकी मां मिल सके, लेकिन अभी उसकी मां का पता नहीं चल पाया, जिसे कुछ दिन बाद प्रभागीय वन अधिकारी के आदेशों के बाद रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा। ये हमारे बहादुरपुर एक जगह है कृपाचार्य बीट में, वहाँ ये मतलब उनके जो डेरे वाले हैं उनको दिखाई दिया था। उसके बाद हमारी संबंधित
वन विभाग की टीम वहाँ गई और इसको लेके क्या कहते हैं वहाँ पे कृपाचार्य मकोनिया बीट में लेके आई। अब इसकी पशु चिकित्सकों के अनुसार इसकी जो खुराक है वो दूध वगैरह जो है वो दिया जा रहा है, और थोड़ा बहुत ये अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार इसको हम क्या कहते हैं रेस्क्यू सेंटर रानीबाग। बागेश्वर में आवासीय मकान में अचानक आग लग गई। बताते चलें कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बागेश्वर फायर टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तेजी से राहत कार्य शुरू किया और पड़ोस के अन्य घरों तक आग फैलने से रोका गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान से धुआं निकलता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका भी जताई जा रही है। हरिद्वार में पत्नी को मारकर पति ने आत्महत्या कर ली। बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां युवक का शव उसी के घर में लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी कनखल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि ऋषि और वर्षा कई सालों से यहां रह रहे थे। कल शाम दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे पति ऋषि ने अपनी पत्नी वर्षा की हत्या कर दी। और जब पति को इस बात का एहसास हुआ तो उसने गलत किया है, तो ऋषि ने खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हेलीकॉप्टर हादसे पर हरीश रावत का बयान सामने आया है। बता दें, राज्य में हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कई कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। वहीं प्रदेश में बढ़ रही इन दुर्घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जताई। हरदा ने कहा कि चिंता की बात है, अभी तक आपके पास एसओपी नहीं है। हमने जब शुरुआत की थी तो हमने एसओपी बनाई थी। आज ऐसा लग रहा है कि हमारा हवाई सेक्टर हमारी कंपनियां निर्धारित कर रही हैं, सरकार निर्धारित नहीं कर रही है, जो कि राज्य के लिए चिंताजनक बात है। पहला कदम ये उठाना चाहिए कि एसओपी बनानी चाहिए। दूसरा कदम ये उठाना चाहिए कि यूकाडा को डीजीसीए से कुछ चीज़ों की अनुमति लेकर सिंगल कंट्रोल पॉइंट के रूप में भी काम करना चाहिए। हरदा ने कहा कि हेलीकॉप्टर की उड़ान का स्लॉट सुबह 6 बजे से है और हेलीकॉप्टर 5 बजे उड़ाया जा रहा है, जो कि हमारी व्यवस्था के साथ मजाक है। ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि ऐसे कई पायलट हैं जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में कभी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए, तो उन्हें प्रैक्टिस करवाएं। उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकृति और नियति ने जो चेतावनी दी है वो अंतिम हो और अब आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि अभी तक आपके पास एसओपी नहीं है। हमने जब शुरुआत की थी तो एसओपी बनाई थी, और क्योंकि अब सिविल एविएशन सेक्टर इतना ग्रो कर गया है तो आपको नए तरीके से आज की चुनौतियों के हिसाब से बनानी पड़ेगी। आपने अभी तक बनाई नहीं। आप ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हवाई सेक्टर है यहाँ का, वो हवाई कंपनियां निर्धारित कर रही हैं, सरकार निर्धारित नहीं कर रही है, उसका नियंत्रण सरकार नहीं कर रही है। ये तो जो है ये सरकार को चला रही है, सरकार से चलवा रहे हैं। जहाँ इनको ऑपरेट करना है, जैसी मर्जी से ऑपरेट करना है, तो ये बहुत दुखद बात है, चिंताजनक बात है राज्य के लिए। प्रदेश में यूसीसी के लागू होने के बाद
पंजीकरण का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून शहर के अंतर्गत सभी 100 वार्डों में यूसीसी के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस बात पर देहरादून के यूसीसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंपों के माध्यम से सभी 100 वार्डों में लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक कुल 10,500 अधिक पंजीकरण हो गए हैं, जिनमें लगभग 180 आवेदन अस्वीकार किए गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप के भी 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 के पंजीकरण हुए हैं और 2 अस्वीकार किए गए हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही पर्यटन प्रदेश बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम कोशिश कर रही है। इसी क्रम में मौजूद तमाम पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दे रही है, जिसके तहत पर्यटन स्थल के आसपास अधिक से अधिक सुविधाओं को डेवलप किया जाए। इसको लेकर पर्यटन विभाग पर्यटक स्थलों के आसपास सुविधाओं को डेवलप करने के लिए वेस्टसाइड एमिनिटी नीति तैयार कर रही है। वेस्टसाइड एमिनिटी नीति की खासियत ये होगी कि इस नीति के जरिए पर्यटक स्थलों के आसपास सुनियोजित विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि वो साइड एमिनिटी की पॉलिसी फाइनल स्टेज पर है और बहुत जल्द इसका अनुमोदन हम प्राप्त कर लेंगे। वहीं हम चारधाम रोड पर कई ऐसे पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे कार्तिक स्वामी मंदिर है, उत्तरकाशी में जगन्नाथ मंदिर है। इसी जगहों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने के लिए जो सुविधाओं की जरूरत है, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। ये वेसाइड एमिनिटी की जो पॉलिसी है वो हमारी फाइनल स्टेज पे है और बहुत जल्दी इसको हम अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। और जहाँ तक अन्य पर्यटन स्थलों की जो बात है, जैसे कि हम चारधाम रूट पे ऐसे कई पर्यटक स्थल है जिसको हम हिडन जेम्स कहते हैं, लेसर नोन डेस्टिनेशंस कहते हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं उसका। और वहाँ पे श्रद्धालु जाए, यात्री जाए, इसके लिए जो बेसिक अवस्थापना सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की आवश्यकता है हम क्रिएट कर रहे हैं। कार्तिक स्वामी हो या जो रुद्रप्रयाग में है, घिमतोली में या कनक चौरी में, या हमारा उत्तरकाशी के पास का जगन्नाथ टेम्पल है, तो ऐसे जगहों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।